शुरू करते हैं अपन। और जितने भी बच्चे आए हैं, जैसा कि मैंने कहा पहले लेक्चर में जितने बच्चे थे अब उससे बच्चे कम होते जा रहे हैं, और यही आपको नहीं करना है। आपको मैंने कहा कि रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। फिर आप लोग कहोगे कि मैम बैकलॉग हो गया, और फिर मैम कहेंगी कि मैंने तो पहले ही बोला था कि रेगुलर क्लास अटेंड करो आप 10, 15, 20, 25 आधे घंटे की, लेकिन करनी है आपको। आप बैकलॉग में अगर अभी से बैकलॉग में डालना शुरू कर दोगे, अभी तो साल शुरू नहीं हुआ, अभी से आप क्लास में बंक मारना शुरू कर दिए हो, तो कैसे काम चलेगा? अभी तो बहुत कुछ करना है आपको। और स्पेशली जो बैच वाले बच्चे उनके पास तो इतना ढेर सारा वो जो भंडार पड़ा हुआ है एप्लीकेशन पे, उसको कब करोगे अगर क्लासेस ही रेगुलर नहीं ले पा रहे हो तो यहाँ पे जो अपन बात करने वाले हैं परागकण की संरचना, उसके बाद ये दोनों चीजें आज अपन बात करेंगे, परागकण एलर्जी और परागकण आहार। अब शुरुआत अपन करते हैं परागकण से। तो भाई कल अपन ने कहा था कि जो परागकण होता है वो क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद होता है। भाई ये सवाल आ चुका है, मैंने कल भी कहा था कि ये नर युग्मकोद्भिद है, मतलब कि मेल गैमेटोफाइट है। क्या होता है मेल गैमेटोफाइट, ये भी मैं बता चुकी हूं पहले, एक बार और सुन लो। देखो, क्योंकि यहां से मेल गैमेट का उत्पत्ति होने वाली है, और क्योंकि ये कैसा है? अगुणित है। ये तो पता ही है ना, अगुणित है ये। और ये अगर अगुणित है तो इसकी उत्पत्ति होने वाली है अगर, तो हम क्या कहेंगे कि भाई जब उत्पत्ति होने वाली है तो ये युग्मकोद्भिद को उत्पन्न करने वाला है, मतलब गैमेट को उत्पन्न करने वाला है, इसीलिए इस पीढ़ी को अपन क्या कहेंगे? नर युग्मकोद्भिद। अब ये बनता कैसे है? ये दो डायग्राम अपन ने कल भी देखे थे, मैंने आपसे कहा था इस पे अपन को एक प्रैक्टिकल भी करना है। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है पराग कणों का अंकुरण, लेकिन वो प्रैक्टिकल में इसके साथ नहीं करवा के जब अपन पराग कणों का अंकुरण पढ़ेंगे तब करवाऊंगी मैं आपको, है ना। वो आपके 12th बोर्ड के एग्जाम में भी आएगा, तो उसकी भी तैयारी कर रही हूँ इस साल। जैसे कि मैंने कहा एप्लीकेशन पे अपन प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनाना भी सीखेंगे, तो उस पर भी काम चल रहा है मेरा। बाकी ये प्रैक्टिकल मैं आपको आगे करवाऊंगी, ठीक है। चलो, तो अभी क्या है, परागकण बना कैसे? तो हमने कहा कि हमारा जो लघु बीजाणु था, लघु बीजाणु चतुष्क था, लघु बीजाणु चतुष्क जो अपना था, जो इस तरीके का था, ठीक है। लघु बीजाणु चतुष्क था, वो किससे बंधा होता है? कैलोज से बंधा हुआ रहता है। कैलोज जो अपनी कार्बोहाइड्रेट है उसकी वजह से चिपका हुआ रहता है। और ये कौन स्त्रावित करता है? ये अंतस्थीशियम स्त्रावित करती है। ये बात मैं कम से कम 5-6 बार बोल चुकी हूँ, जितनी बार भी ये नाम आया है उतनी बार मैंने ये बात रिपीट की है। अब क्या होता है कि जब ये थोड़ा सा अलग होता है तो यहाँ पे अपना एक एंजाइम काम करता है, कैलेज, कैलेज एंजाइम। और ये कौन सिक्रीट करता है? ये टैपिटम सिक्रीट करती है, टैपिटम, ठीक है। ये टैपिटम से और ये एंडोथीशियम से होता है, इसकी वजह से तो चिपका हुआ रहता है, और इसकी वजह से ये चारों अलग हो जाएंगे। और अलग होके इनमें कुछ परिवर्तन आता है, खाली अलग होने से नहीं, इनमें कुछ चेंजेस भी आएंगे, कुछ चेंज आएगा। और चेंज आने की वजह से हमारे 4 परागकण बनेंगे। क्योंकि ये 4 है ना, तो मैं आगे 4 ना बना के नंबर 4 लिख देती हूँ। 4 परागकण बनेंगे, और परागकण जो है हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये क्या है? परागकण, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन हमारा बनता है, जो कि माइक्रोस्कोप में 10x पे आपको ऐसा दिखेगा, डॉट की तरह। थोड़ा सा और बड़ा करोगे तो ऐसा दिखेगा। और ऐसा कब दिखेगा? ये तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेगा। नॉर्मल अपना जो स्कूल का माइक्रोस्कोप होता है उसकी इतनी पावर नहीं होती है, इसीलिए हमको इस तरीके से दिखाई देता है वो, ठीक है। और 11th वालों को मैंने लास्ट ईयर एक प्रैक्टिकल करवाया था, पुष्प को पूरा स्ट्रक्चर खोल के अपन ने स्त्री केसर और अंडक और परागकण भी देखे। और बैच वाले बच्चे बायो प्रैक्टिकल में जाके, वैसे तो आप लास्ट ईयर वाली क्लास भी देख सकते हैं, बायो प्रैक्टिकल में जाके मैंने पूरा फ्लावर जो है गुड़हल वाला, उसका स्ट्रक्चर खोल के ये परागकण भी दिखाए हैं और ओवरी भी दिखाई है उसमें, तो वो वाला प्रैक्टिकल भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी वो डला हुआ है, पुष्प की मुख्य संरचना है, ऐसे करके एक प्रैक्टिकल डाला हुआ है। और बैच वाले बच्चों को इस वाले फोल्डर में मिल जाएगा, ठीक है। तो परागकण अपने बन जाते हैं कितने? 4।
ये बात याद रखनी है, 4 बनेंगे। अब परागकण की संरचना की बात करते हैं कि परागकण कैसा होता है। तो भाई परागकण की जो साइज है वो 25 से 50 माइक्रोम्यू के बराबर होती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि परागकण की साइज इतनी हो सकती है। अब किसी किसी बुक में 25 से 30 लिखा हो तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन अपन एक नॉर्मल जो साइज है माइक्रोन 25 से 50 माइक्रोन या म्यू एम के बराबर होती है, इसको माइक्रोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रोन के लगभग सा होता है। अच्छा, सबसे अगर अपन छोटा, ये लिख लो, वैसे तो मैं आपको लास्ट में ये बात फिर से लिखवाऊंगी, लेकिन ये क्वेश्चन नीट में या पता नहीं कहीं पे आया हुआ है। सबसे बड़ा अगर परागकण बोले, सबसे बड़ा परागकण इस दुनिया का, तो वो कौन है? वो है जोस्टेरा का, ठीक है। सबसे बड़ा कण, ये जलीय पादप है, इक्वेटिक प्लांट है, और उसका जो परागकण है वो काफी बड़ा होता है। सबसे छोटा अगर बात करें, सबसे छोटे की बात करें तो वो है मायोसिटस। मायोसिटस का सबसे छोटा होता है। ये क्या बात हो गई? छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। तो परागकण के बारे में थोड़ी बहुत आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए। अब अपन परागकण के बारे में कुछ चीजें लिखने वाले हैं, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ पे काफी चीजें शॉर्ट में लिखूंगी, आप उनकी लाइंस बना बना के लिखेंगे। आप नोट्स की हेल्प ले सकते हैं जो एप्लीकेशन पर डले हुए हैं, जो बैच के बच्चे हैं, और नहीं तो जैसे मैं बोल रही हूँ आप वैसे लाइंस बना के इसको लिखेंगे। तो भाई परागकण जो है अपना, उसमें 2 झिल्लियां होती हैं या 2 परतें होती हैं। कौन कौन सी? पहली की अगर अपन बात करें, पहली परत की अगर अपन बात करें तो वो है बाहरीय चोल। बाहरीय चोल, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? एक्साइन। अभी डायग्राम बना के बता रही हूं मैं। और दूसरी अपनी जो है वो है अंतःचोल। अंतःचोल, जिसको अपन कहेंगे इंटाइन। अब ये क्या है? तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूं। सबसे पहले बाहर वाले की बात करते हैं। तो जब भी अपन परागकण देखते हैं तो परागकण के बाहर की ओर अपन को एक डिजाइनदार, ये देखो जो मैं कब से डिजाइन बना रही हूं ना, ऐसी ये वाली, ये व्हाइट कलर की जो मैं बना रही हूं, ये जो डिजाइन वाली लेयर है इसको अपन कहते हैं बाहरीय चोल। क्या कहते हैं? बाहरीय चोल। और अंदर वाली जो है पीले कलर की जो मैंने बनाई है, इसको कहेंगे अंतःचोल। इंग्लिश दोनों की मैंने वहां पे लिखी हुई है। अब आपको लाइंस बना के लिखनी है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ काफी चीजें। बाहरी चोल जो होती है वो कैसी होती है? डिजाइनदार होती है। डिजाइनदार या कांटेदार। कांटेदार, ठीक है। अब कांटेदार का मतलब ये नहीं इसमें कांटे लगे हुए, भाई इसकी डिजाइन ऐसी है इसीलिए इसको कह रहे हैं कांटे, मतलब ये खुरदुरी सी है, ठीक है, कांटेदार। अब इसको लाइन को लिखोगे कैसे? देखो लाइन नोट्स बनाना यहीं से सीखो कि कैसे। बाहरी चोल, परागकण की बाहरी परत को बाहरी चोल कहते हैं। एक लाइन तो ये बन गई। दूसरी लाइन, यह डिजाइनदार व कांटेदार होती है। इसका, अब यह कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर होती है। और साथ साथ आपके शॉर्ट नोट भी बन रहे हैं। देखो ये शॉर्ट नोट हो गया, अभी इसको लंबा करना चाहते हो तो लाइन बना के लिख दो। तो कठोर दिखती है ये, या कठोर परत है। अब ये कठोर क्यों होती है? इसका रीजन है। क्या रीजन है? तो 2-3 बार अपन बात कर चुके हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि इसमें स्पोरोपोलिनिन होता है। स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है। अब ये स्पोरोपोलिनिन क्या है? जो बच्चे पुरानी बातें भूल गए हैं, पिछले 2 दिन से अपन बात कर रहे हैं कि स्पोरोपोलिनिन का निर्माण कौन करता है? टेपिटम करती है। टेपिटम जो स्पोरोपोलिनिन करती है, वहां पे एक वर्ड लिखा था ना टेपिटम के कार्य में, एक्साइन।
ये देखो वही एक्साइन है, ये इंग्लिश नाम था उसका, ठीक है। तो स्पोरोपोलिनिन टेपिटम बनाता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये पाया ये जा रहा है लेकिन बना इसको कोई और रहा है, टेपिटम बना रही है। और ये टेपिटम क्या करती है, बाह्य चोल के अंदर स्पोरोपोलिनिन का निर्माण करती है, क्योंकि इसमें स्पोरोपोलिनिन होता है। और स्पोरोपोलिनिन कैसा होता है आपको पता ही है, यह एक कार्बनिक पदार्थ है, इसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, अभी मैं आपको बोल के बता रही हूँ, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन एक जीव जगत में पाया जाने वाला सबसे कठोर कार्बनिक पदार्थ है। ये किसी भी अम्ल, क्षार या एंजाइम से गलता नहीं है। अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम हमको नहीं मिला है जिससे स्पोरोपोलिनिन को हटाया जा सके या कम किया जा सके या गलाया जा सके, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। और इसी से एक बात और ध्यान रखनी है, इसी वजह से अपना जो पराग कण है वो कई सालों तक ऐसा के ऐसा बना रह सकता है, इसकी वजह से। ये सारी बातें हम पहले करके आए हुए हैं, उसी को मैंने अभी क्या रिवाइज किया है। तो स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है। एक और बात, इसमें कोई जनन छिद्र नहीं होता, सॉरी, इसमें जनन छिद्र होता है। अब ये जनन छिद्र क्या होता है भी बता रही हूं, इसमें जनन छिद्र, जर्मिनल पोर, जर्मिनल पोर होता है। अब ये जर्मिनल पोर क्या होता है, तो देखो आपको बाहर एक्साइन दिख रही है व्हाइट कलर की, उसके बीच बीच में काफी जगह मैंने छोड़ी हुई है। ये जो जगह छोड़ी हुई है इसको अपन कह रहे हैं जनन छिद्र। इसका क्या काम है, ये आपसे पूछ सकते हैं, इसका क्या काम है। इसका क्या काम है, इसी से आगे जाकर पराग नलिका निकलेगी। पराग नलिका का निकलना, ये निकलने में हेल्प करेगा। भाई आपको पता है स्पोरोपोलिनिन होता है ना। अगर मान लो अपनी बाहरी त्वचा पूरी ऐसी, बाहरी चोल पूरा कवर्ड होता, ये जगह नहीं होती इसमें, तो भाई अंदर से जो अपनी पराग नली निकलेगी, पराग नली मतलब पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्या होती है अगर नहीं पता है अभी छोड़ दो, आगे आएगी। एक ट्यूब जैसी संरचना निकलेगी इसके अंदर से, जो अपन अंकुरण पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो पराग नलिका के निकलने के लिए जगह ही नहीं रहती। पराग नलिका को तो स्पोरोपोलिनिन को भेद ही नहीं पाती, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन तो बहुत हार्ड है। तो प्रकृति ने भाई एक व्यवस्था कर रखी है, यहाँ पे जनन छिद्र बना रखे हैं, ताकि जब पराग नलिका निकले तो उसको जगह मिले बाहर निकलने के लिए, वरना तो वो कभी स्पोरोपोलिनिन को भेद ही नहीं पाती और बाहर निकल ही नहीं पाती। तो जनन छिद्र पाए जाते हैं। दूसरी अपना है अंतःस्थोल। अंतःस्थोल के बारे में क्या बात है, एक तो ये अंदर पाई जाती है, ये वाली लाइन हो गई। उसके बाद इसमें क्या होता है, पैक्टीन। पैक्टीन प्लस सेल्यूलोज की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, पैक्टीन प्लस सेल्यूलोज की बनती है। दूसरा, इसमें जनन छिद्र नहीं होता, जनन छिद्र नहीं होता क्योंकि इसको जरूरत भी नहीं है ना। ये वैसे ही सॉफ्ट है, ये कठोर नहीं है। ये कैसी है, कोमल है, कोमल पतली परत है। तो पराग नलिका जो है आराम से निकल लेगी, ठीक है, यहां पे निकल लेगी। अब नेक्स्ट स्टेज पे आ रहे हैं। कुछ समय बाद परागकण जब बन गया, इधर आओ, ये परागकण जब बन जाता है तो मैंने कहा कि खाली सिर्फ इसमें ये चारों अलग नहीं होते, कुछ समय बाद इसमें एक समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन कब होता है बता रही हूं, स्फुटन के समय। स्फुटन के समय, स्फुटन मतलब डेहिसेंस, जब अपनी परागकोश फूटा और परागकण बाहर निकले उसी समय, मतलब निकलने से पहले ऐसा बोल दो, है ना। जब परागकण बाहर निकलते हैं उससे पहले की बात बोल रहे हैं अपन, जब अपनी पूरी मिच्योर हो जाएगी एंथर और परागकण पूरे मिच्योर हो जाएंगे और बाहर निकलने वाले होंगे, उससे पहले परागकण के अंदर एक समसूत्री विभाजन हो जाता है। और समसूत्री विभाजन की वजह से परागकण में 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। क्या क्या निर्माण होता है, 2 कोशिकाओं का। थोड़ा सा मैं डिजाइन बना देती हूँ वापस अपनी, इसको मैं बड़ा भी करूंगी अभी अपन नेक्स्ट डायग्राम में। एक कोशिका तो ये वाली, ये जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये
एक कोशिका, दो कोशिकाएं बनती हैं और एक यहां पे बना देती हूं मैं, दो कोशिकाएं बनती हैं। इसमें से जो एक कोशिका है उसको तो अपन कहते हैं कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। और दूसरी कोशिका जो आपको थोड़ी सी बड़ी दिख रही है उसको कह रहे हैं जनन कोशिका। लेकिन ये अलग अलग नहीं होती है, ये अभी भी परागकण के अंदर ही है। तो मैं अपने अब फाइनल डायग्राम पे बना रही हूं इसको यहां पे, ठीक है। दो कोशिकाएं बनेगी, एक तो ये रही, इसको आप नीचे भी बना सकते हो, जैसे मैं इसको नीचे बना देती हूं ऐसे, ठीक है। और एक जो आपको यहां पे दिख रही है ना, जो बड़ी वाली है, मैंने उल्टा कर दिया उस डायग्राम को, तो ये वाली जो कोशिका दिख रही है आपको, छोटी वाली है ना, जो छोटी दिख रही है, उसको तो अपन क्या कह रहे हैं, जनन कोशिका, जर्मिनल सेल कोशिका लिख देना। और जो बड़ी वाली आपको दिख रही है, काफी बड़ी, मतलब बड़ी मतलब ये जो बाहर बचा हुआ पोर्शन है, अलग से नहीं दिख रही है, एक तो अपन को अलग से केंद्रक दिख रहा है तो उसको तो अपन ने नाम दे दिया, एक अपन को पूरी के पूरी जो बाहर दिख रही है वो क्या है, जनन कोशिका है, वो क्या है, सॉरी कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका, सोमेटिक सेल। वहां वाले डायग्राम को भी मैं थोड़ा अलग कर देती हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, लोगों को लगेगा कि मैम ये क्या कर दिया आपने, ऊपर तो ये जनन और ये वाली जो है बाहर वाली कायिक कोशिका, ठीक है। छोटी वाली जो है वो जनन कोशिका है, बड़ी वाली जो है वो कायिक कोशिका है। बात क्लियर। अब इनका काम क्या है, ये क्या काम करती है, तो भाई इनका काम आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन है, PYQ है भाई, ये PYQ तो ये भी है कि कायिक कोशिका का क्या काम होता है। कायिक कोशिका से फ्यूचर में जाकर, आगे जाकर जो अपन पराग नलिका की बात कर रहे हैं, वो पराग नलिका, इसी से पराग नलिका निर्माण इसी से होगा, पराग नलिका का निर्माण होगा इससे। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम आपने तो कहा कि पराग नलिका यहां से निकलेगी, मैंने रास्ता बताया, बनेगी ऐसे नहीं कहा, है ना। लास्ट ईयर भी बच्चे ऐसे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। मैंने कहा इस छेद से पराग नलिका निकलेगी, बनेगी ऐसा कभी नहीं कहा, बनती तो कायिक कोशिका से है। ये जो कायिक कोशिका है इसी से पराग नलिका बनेगी और यहां से निकल जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको बना के बता देती हूँ, जैसे मान लो अपना ये परागकण है ना, ये परागकण है और ये जनन कोशिका तो एज इट इज रह जाएगी, और अपनी जो कायिक कोशिका है जिसको मैं ग्रीन कलर का बना रही हूँ, ये देखो ये ऐसे निकलेगी, यहां से पराग नलिका निकल जाएगी ऐसे, देखिए आपको वो छेद में से निकल रही है। तो इससे तो पराग नलिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है, और ऐसे इंपॉर्टेंट लिखने के बाद भी कई बच्चे इसको भूल जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि नोट्स बनाते वक्त जहां जहां पे मैं ये PYQ, जहां जहां पे मैं ये इंपॉर्टेंट लिखती हूँ, आप भी लिखा करो। दूसरी अपनी जो कोशिका है वो है जनन कोशिका। इसका क्या काम है, ये भी PYQ है। जनन कोशिका क्या कर रही है भाई, नाम से इसके याद रखना है, जनन मतलब अब जो जनन हमारा मेन होना है उसमें इसी का योगदान है, इसी से हमारे नर युग्मक बनेंगे, दो नर युग्मकों का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, दो नर युग्मक। हमारा जो मेल गैमेट बनेगा जिसका इंतजार हम कर रहे हैं वो इससे बनेगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है MCQ का कि निम्न में से कौन सी कोशिका से नर युग्मक बनते हैं। 4 ऑप्शन थे, कायिक, जनन कोशिका, परागकण और एक और कुछ था ऑप्शन में। अब बताओ आपको बच्चों ने आंसर क्या टिक किया, परागकण। भाई जनन कोशिका ऑप्शन में दे रखा है, परागकण तो है लेकिन परागकण नर युग्मक नहीं बनाता। परागकण के अंदर एक कोशिका होती है जनन कोशिका, वो नर युग्मक बनाती है। तो हमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, दिमाग को ओपन रखना है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि जो बच्चे अदर चीजों की, एक्स्ट्रा चीजों की तरफ भाग रहे हैं, उससे भागने के बजाय हमारा जो मेन फोकस है उसी के दायरे खोलोगे ना
तो सारे क्वेश्चन इजी लगने लग जाएंगे। कईयों के लिए बोलो परागकण, मैम परागकण से नर युग्मक बनता है भाई, लेकिन ऑप्शन में जनन कोशिका भी तो दे रखा है। सही नहीं, हमको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, ये बात हमेशा याद रखना। और ये तभी कर पाओगे जब आपका दिमाग खुलेगा, और उसको खोलने के लिए क्या करना है? प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सारी चीजें सुनो, ऐसे नोट करो उनको हर जगह पे। मैं जो बोल रही हूँ उसको सुन के याद रखो, हर चीज तो नोट नहीं की जा सकती। अब जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, कहाँ कहाँ कितने कितने क्वेश्चन नोट करोगे? पिछली वाली क्लास की हर लाइन में PYQ था, कहाँ कहाँ नोट करोगे? लेकिन वो हमको याद रखना है, ठीक है। अभी एक दो बातें और हैं, पर एक बार मैं आप लोगों के डाउट देख लेती हूँ। ब्यूटीफुल बायोलॉजी कह रही है कि पराग नलिका का निर्माण होता है और जनन कोशिका से 2 नर युग्मक बनते हैं। रोस्टर कह रहे हैं मैं 11th में हूँ और आपका पादप वृद्धि। बेटा आपने शायद मेरे एक कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चन भी पढ़ा था, जो बच्चे पादप परिवर्धन ढूंढ रहे हैं 11th क्लास में, वो मैंने एप्लीकेशन पे पढ़ाया हुआ है, तो वो आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, क्योंकि वो पढ़ाया ही एप्लीकेशन पे था। रोस्टर 1, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल बायोलॉजी कह रही है कि देखो आपको बड़ी वाली जो कोशिका दिख रही है वो कायिक कोशिका है, तो जनन कोशिका क्या कर रही है? एक तरह से अगर हम इसको अज्यूम करें, हमारी थोड़ी इमेजिनेशन को खोले, तो हमको ये लग रहा है कि ये जो जनन कोशिका है ये कायिक कोशिका के अंदर तैर रही है, ऐसा बोल सकते हो ना, क्योंकि कायिक कोशिका बहुत बड़ी है, इसका कोशिका द्रव्य भी ज्यादा है, जितनी कोशिका बड़ी होगी कोशिका द्रव्य भी ज्यादा होगा, तो इसका ये जो कोशिका द्रव्य है वो भी ज्यादा है। यहाँ पे कोशिका द्रव्य है ना, आप चाहो तो ये भी लेबल कर सकते हो, इसको लिख दो कोशिका द्रव्य, लेकिन ये किसका कोशिका द्रव्य है? ये कायिक कोशिका का है। दूसरा, कई बुक्स के अंदर, वो भी बता देती हूँ मैं आपको, कई बुक्स के अंदर यहाँ पे ऐसे 2 ऐसे चीजें भी बनी हुई है ऐसी। ये क्या है? ये रसधानी है। क्या है? रसधानी। तो अब आपका पराग कण जो है, अगर आपको डायग्राम आ जाए कि पराग कण का नामांकित चित्र बनाओ, तो ये सारी बातें आपको लिखनी भी है प्लस बनानी भी है ना। चित्र बनाने को आए तो चित्र, वर्णन करने को आएगा तो वर्णन भी करना पड़ेगा सब कुछ। ये 2 रसधानियां, रसधानियां मतलब वैक्यूल, हर कोशिका के अंदर होती है, सभी ने पढ़ा होगा, कोशिका में कुछ वैक्यूल्स होते हैं, रसधानियां होती हैं, तो वो यहाँ पे भी है। जनन कोशिका होती है, उसमें ज्यादा कोशिका द्रव्य नहीं होता, ठीक है। जनन कोशिका जो होती है उसमें ज्यादा कोशिका द्रव्य नहीं होता, वो छोटी सी होती है, सिर्फ केंद्रक होता है। अब ये नर युग्मक बनाएगी कैसे, ये बात अभी हम यहीं पे छोड़ेंगे, क्योंकि ये बात हमको अभी करनी नहीं है, ये हम जब निषेचन पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको, पराग नलिका निर्माण करेंगे तब बताएंगे। हाँ, कई बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम हमारे 11th के एग्जाम भी खत्म नहीं हुए, आपने 12th रेगुलर शुरू कर दी। बच्चों मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास हो रही है उसके मजे ले लो। जिस दिन रेगुलर क्लास शुरू हो गई उस दिन आपके सब तरफ से फंसोगे। अब अगर आप 11th में हैं तो आपकी प्रायोरिटी 11th क्लास है अभी, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। लेकिन बच्चों आप क्लास तो अटेंड कर ही सकते हो, है ना। क्लास भले ही नोट्स मत बनाओ एक बार के लिए, वैसे भी मैंने कहा कि आप 2 बार क्लास देखो, तो आप एक बार रोज आके क्लास तो देख ही सकते हो। नोट्स भले ही आप बाद में बना लेना अलग से दोबारा क्लास देख के, क्योंकि अभी आप 11th की तैयारी कर रहे हो। लेकिन क्लास मिस मत करो, क्लास रोज अटेंड करो, जिनके भी 11th के एग्जाम चल रहे हैं। हाँ, एग्जाम हो उस दिन छोड़ दिया वो बात अलग है, लेकिन फिर आपका क्या होगा, बैकलॉग पड़ जाएगा। और अगर आप एक बार क्लास अटेंड कर लोगे तो आपके दिमाग में ये शांति रहेगी कि हाँ मैंने पढ़ा तो है, मेरा कुछ बैकलॉग नहीं है। और कोई मेरे को दिख नहीं रहा है। चलो अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो भी PYQ है तो मैं आपको बता रही हूं कि हमने अभी कहा कि परागकण जो है वो 2 कोशिकाओं में बटा होता है, ठीक है। तो भाई शॉर्ट नोट बनाना सीख रहे हो, देखो ये अपना शॉर्ट नोट है। अभी इसी को डिटेल में कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको बताया कि इनको लाइनों में कन्वर्ट कर दो, इसकी 6-7 लाइनें बन जाएगी, इसकी 6-7 लाइनें बन जाएगी, तो अपना डिटेल बन जाएगा। बाकी शॉर्ट में अपन ऐसे कर सकते हैं, ये शॉर्ट नोट समझ लो इसको, ठीक है। हाँ, अब क्या है कि एक बात जो इम्पोर्टेंट है, और ये नीट का तो क्वेश्चन है ही,
और CUET में भी इसके चांसेस है और 12th में भी इसके चांसेस है, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि 60% एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म क्या होते हैं ये मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेक्चर 1 में मैं आपको समझा के आई हूं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सब कुछ एंजियोस्पर्म के बारे में ही है, मतलब कि आवृत बीजियों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 60% एंजियोस्पर्म यानी कि आपके आसपास जितने भी पौधे पाए जा रहे हैं सभी में पराग कणों का स्फुटन द्विकोशिकीय अवस्था में ही होता है। द्विकोशिकीय मतलब 2 कोशिकाएं जो अभी अपन ने देखी, कौन कौन सी, एक तो जनन प्लस काइट, मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देती हूं। द्विकोशिकीय अवस्था में ही होता है 60% मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में, ठीक है। मतलब जब परागकण बाहर निकलता है तो हमेशा उसकी संरचना कुछ ऐसी ही रहती है जो अपन ने यहां बनाई है, जिसमें एक कायिक कोशिका रहेगी, एक जनन कोशिका रहेगी। लेकिन कुछ अपने पास ऐसे एक्सेप्शन है जिनमें भाई 60% हो गया, तो बचे हुए कुछ 40% ऐसे प्लांट्स हैं, शेष 40% कुछ ऐसे प्लांट है जहां पे परागकण कभी कभी 3 कोशिकीय अवस्था में भी निकलता है। 3 कोशिकीय तो नहीं कहूंगी मैं उसको, लेकिन मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि कैसे क्या होता है। भाई इसमें क्या होता है कि कायिक कोशिका तो कायिक कोशिका जैसी रह जाती है ना, कायिक कोशिका तो रहती ही है, लेकिन जो जनन कोशिका होती है, दूसरी वाली जनन कोशिका, वो इसी टाइम पे 2 नर युग्मक बना लेती है, मतलब नर युग्मक बना लेती है, नर युग्म, क्योंकि 2 बनेंगे ना तो 2 नर युग्मक बन जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि नॉर्मली जब परागकण निकलता है तो वो ऐसा होता है जिसमें एक कायिक कोशिका होती है और दूसरी जनन कोशिका होती है। जनन कोशिका विभाजित नहीं करती, वो बाद में करेगी। बाद में कब, जब निषेचन होता है, ठीक है। निषेचन के वक्त उससे नर युग्मक और पराग नलिका बनते हैं। ये निषेचन के टाइम की बात हो रही है, फ्यूचर काम बता रहे हैं अपन इसका, अभी नहीं कर रही है, ये बाद में करेगी। बाद में क्या होगा, इससे पराग नलिका बन जाएगी और इससे जनन कोशिका से नर युग्मक बनेंगे। कब, फ्यूचर में, स्फुटन के बाद, जब वो स्त्री केसर पे पहुंचेगा तब। लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे 40% अपन ने कहा, 40% कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जहां पे कायिक कोशिका तो कायिक कोशिका ही रहती है जब परागकण बाहर निकलता है, लेकिन जो जनन कोशिका होती है उसको कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है, वो पहले से ही 2 नर युग्मक बना लेती है। तो अभी ऐसा परागकण कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके का होगा। इसमें कायिक कोशिका तो एज इट इज रहेगी और नर जनन कोशिका 2 में बढ़ जाएगी, ऐसे ये 2 नर युग्मक बन जाएंगे। हालांकि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि त्रिकोशिकीय अवस्था में आ जाता है ये, मतलब कि 3 कोशिकाएं बन जाती है। एक तो कायिक कोशिका और जनन कोशिका जो होती है वो भी जब 2 नर युग्मक बनाती है तो ऐसी 2 कोशिकाएं दिखने लग जाती है हमको। लेकिन ये 40% में होता है। अब किन में होता है ना, कभी आज तक किसी ने नाम पूछा एग्जाम में, ना NCERT ने कभी दिया और ना कभी आने के कोई चांस है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 60% में अधिकतर, अभी देखो ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि अधिकांश एंजियोस्पर्म में परागकण किस अवस्था में होता है, तो भाई अधिकांश पूछा है मतलब कि 60% ही तो अधिकांश हुआ। तो 60% में जो परागकण होता है वो कैसी अवस्था में होता है, द्विकोशिकीय अवस्था में ही बाहर निकलता है, स्फुटन होता है। यहाँ पे मैं लिख रही हूं, बार बार लिखा हुआ है स्फुटन। और इसमें क्या हो जाता है, पहले से ही त्रिकोशिकीय बन जाता है, लेकिन ये रेयर है, सब में ऐसा नहीं होता। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये अपना परागकण जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये सारी बातें आपको नोट करनी है, इसमें से एक एक बात इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलो ये सारी बातें हो गई। अब आ जाते हैं अपन परागकण एलर्जन के रूप में।
भाई परागकण पौधों में तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने देखा कि पौधों में भाई नर युग्मक बनाएगा, है ना, पराग नलिका बनाएगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई लोगों को परागकण से मतलब पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। एलर्जी शब्द सुना होगा आपने, कई बार हमको किसी चीज से एलर्जी हो जाती है तो हमारे स्किन पे खुजली चलने लग जाती है, छींक आने लग जाती है, खांसी हो जाती है। आजकल अभी सीजन चल रहा है, लोगों को खांसी सही नहीं हो रही है, उनको एलर्जी वाली खांसी हो जाती है। तो एलर्जी जो होती है वो परागकणों से भी होती है। एलर्जी के बहुत सारे कारण हैं, एक अपन को एलर्जी चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़नी है, लेकिन वो भी इससे कनेक्टेड है, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। एक चैप्टर नंबर 8 में अपन एलर्जी फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पे जो अपन एलर्जी की बात कर रहे हैं वो एलर्जी की बात अपन कर रहे हैं जो पोलन ग्रेन से हो रही है, पोलन ग्रेन से हो रही है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे परागकण हैं, जब वो अपना परागकोश स्फुटित तो रहता है ना, डेहिसेंस होता है, तो परागकण हवा में भी बिखर जाते हैं। भाई फूटेगा तो कहाँ जाएंगे परागकण, वायु में। और अगर वायु में वो है तो कुछ ऐसे इंसान होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई स्पेसिफिक पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। सबको नहीं होती है, जैसे मुझे नहीं है, आपको नहीं होगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई स्पेशल प्रकार के पौधे, जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ, ये नाम आपको लिखने हैं, गाजर घास, ये नाम सारे इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन बोलते हैं पार्थेनियम, पार्थेनियम। ऐसे ही अपना जो है चौलाई, एमरेंथस, ये सारे नाम लिख लो। ऐसे ही अपना बथुआ, अब बथुआ तो हम खाते हैं, बथुआ सुना होगा आपने, सब्जी बनाते हैं बथुए की, लेकिन उसके पोलन ग्रेन से किसी किसी को एलर्जी होती है कि अगर उसके पोलन ग्रेन हवा में है, परागकण दिखते नहीं हमको, पोलन ग्रेन तो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने पड़ रहे हैं, लेकिन वो हवा में उड़ के इधर उधर गए और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सांस के साथ उसके अंदर चले गए, हम सांस लेते हैं उसके साथ अंदर चले गए, तो हमको एलर्जी हो जाती है उससे, ठीक है। तो ये बथुआ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, चीनोपोडियम, ये सारे नाम लिख लेंगे, ठीक है। तो इनसे हमको एलर्जी होती है, सबको नहीं होती है, किसी किसी को होती है। अगर आपको है तो आपको एलर्जी होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे मुझको नहीं है, मुझको किसी से भी नहीं होती है, तो नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है, अब ये होता क्यों है, इसका मेन रीजन है कि जब ये परागकण हमारी बॉडी में जाता है तो ये परागकण हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, हमको कोई नुकसान नहीं है इससे, लेकिन हमारा शरीर इसको नुकसानदायक समझने लग जाता है। हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षी तंत्र, प्रतिरक्षी तंत्र जिसको अपन इम्यून सिस्टम कहते हैं, कोरोना में सबको पता चल गया होगा इम्यूनिटी क्या होती है, और इसके बारे में डिटेल अपन चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। तो अपना इम्यून सिस्टम होता है जो बाहरी चीजों से अपनी रक्षा करता है। अब हमारी सेल, हमारी जो अंदर का इम्यून सिस्टम है, बी सेल्स, टी सेल्स, 11th में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया है चैप्टर नंबर 22 में। जिसने चैप्टर नंबर 22 पढ़ा है मुझसे, मैंने आपको बताया था बी सेल और टी सेल होती है। तो बी सेल और टी सेल क्या करती है, इसको गलत समझने लग जाती है, उनकी अता माजी सटकली हो जाती है, उनको समझ ही नहीं आता कि ये हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। उनको ऐसा लगता है ये बाहर से आया है और ये हमारा दुश्मन है। तो वो क्या करती हैं, इसको मारने की या इसको खत्म करने की कोशिश करती है। अब इसको खत्म करने के चक्कर में हमारे शरीर में कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे हमको खुजली होने लग जाएगी, छींक आने लग जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, किसी किसी को सांस लेने में दिक्कत भी होती है। इससे क्या क्या चीजें होती है, देखो मैं लिख रही हूँ। इससे एक तो आता है हे फीवर, भाई ये नोट कर लेना, अस्थमा, अस्थमा समझते हो, सांस लेने में ऐसे दिक्कत होती है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, कभी कभी डेथ भी हो जाती है अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए। हे फीवर क्या होता है, हे फीवर में यही होता है, आपकी स्किन पे येलो येलो हो जाएगी, खुजली आएगी, दाने हो जाएंगे, है ना। खाने से भी होती है, लेकिन अपन खाने वाली बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपन तो परागकण एलर्जी की बात कर रहे हैं अभी, तो पोलन ग्रेन से रिलेट ही कर रहे हैं। तो भाई इसमें हे फीवर हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, और ये भी PYQ है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि परागकण एलर्जी से होने वाले 2 बीमारियों के नाम बताओ, या परागकण एलर्जी से होने वाले 2 लक्षण क्या है। तो भाई आपको हे फीवर आ जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, खुजली होगी, छींक आएगी, ईचिंग होगी, इस तरीके की चीजें होने लगती है,
ठीक है, अनेक प्रजातियां। अब ये अनेक प्रजातियां कौन सी है वो मैंने वहां पे एग्जाम्पल दे दिए आपको सारे, और भी हैं लेकिन हमारे लिए इतने बहुत है, हमारे लिए सफिशिएंट है। कुछ लोगों को गंभीर एलर्जी व श्वसन तंत्र के विकार होने लग जाते हैं। श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स, जैसे ये अस्थमा है, सांस लेने में दिक्कत, ठीक है। इस प्रकार एलर्जी पैदा करने वाले जैविक कारक, जैविक कारक भाई ये जीव जैविक है ना, ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं सारे, ठीक है। परागकण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और 2-3 मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिए हैं, ये आप लिख लेंगे। तो ये है परागकण एलर्जी। दूसरा अपना टॉपिक है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको शॉर्ट नोट में मिल सकता है, टिप्पणी वाले क्वेश्चन आते हैं ना उसमें मिलता है जनरली, ये परागकण आहार। अब परागकण का एक यूज तो हमने देखा कि हमको पौधों में काम में आता है, भाई पौधों में जनन में सहायक है, ये तो हमको पता है, लेकिन मनुष्य के लिए भी ये उपयोगी है, हानिकारक नहीं है। हानिकारक तो हमारा शरीर इसको समझ रहा है, लेकिन हमको हानि नहीं पहुंचाता ये, है ना। जैसे मेरी सांस के अंदर भी जा रहा है लेकिन मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो तो उस इंसान के इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे मैंने कहा उसका केमिकल लोचा हो जाता है, इसीलिए वो गलत समझने लग जाता है परागकण को। लेकिन परागकण हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता, ये तो बल्कि हमारे लिए उपयोगी है। कैसे? परागकण हमारे लिए आहार संपूरक का काम करता है, जिसको अपन कहते हैं फूड सप्लीमेंट। भाई परागकण में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं, विटामिन होते हैं, कुछ एंजाइम भी है इसमें जो हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं, और इसीलिए कुछ खिलाड़ी मतलब स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, एथलीट जिसको अपन कह सकते हैं, एथलीट, और जो घोड़े हैं, रेस में जो घोड़े दौड़ते हैं ना, उनको भी ये खिलाया जाता है और हम भी खाते हैं। अभी यहाँ पे 2 फोटो आने वाले हैं, अब ये फोटो आने के चक्कर में क्या होगा कि यहाँ पे फोटो आएगा तो मेरा लिखा हुआ चला जाएगा, इसीलिए आप लोग इसको नोट कर लो। खिलाड़ी है, एथलीट है, घोड़ों को खिलाया जाता है पोलन ग्रेन, मार्केट में मिलता है ये, ठीक है, अलग अलग नाम से, बी पोलन है इनके नाम से, तो इनको खिलाया जाता है। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है, एक तो ये वाला आहार संपूरक, ये वाला शब्द ध्यान रखना है आपको कि परागकण हमारे लिए आहार संपूरक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विटामिन या प्रोटीन। आहार संपूरक मतलब ऐसी चीज जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, तो भाई इसमें देखो न्यूट्रिएंट है ना, प्रोटीन है, लिपिड है, विटामिन है, खनिज है, तो इसको खाने से हमको एनर्जी मिलती है। तो जो खिलाड़ी हैं, एथलीट है, घोड़े को भी खिलाया जाता है, हमारे लिए बहुत ही पोषक तत्व की तरह काम करता है ये लिख लिया मैं, वो फोटो आने वाला है अभी इसके ऊपर, ये देखो मैं इसको हटा रही हूं, इधर ले लेते हैं इसको ताकि आपको दिख जाए। ये देखो दिख रहा है, ये इस तरह के पैकेट्स में आता है, ये बॉटल वगैरह में। मैं इस वाले बोर्ड पे ले आते हैं इसको। ठीक है, ये देखो ये ऐसे मार्केट में मिलता है अलग अलग नाम से, बी पोलन के नाम से। ये देखो दाने जैसा दिख रहा है आपको, ये पोलन ग्रेन नहीं है, पोलन ग्रेन इतना बड़ा नहीं होता है। पोलन ग्रेन को पीस के फिर ऐसी गोलियां बनाई गई है। कई बच्चे सोचेंगे इतना बड़ा पोलन ग्रेन, ये पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, दाने के फॉर्म में भी मिलता है, तो इसको खाया जाता है। ठीक है,